Hello everyone, welcome to Arinja Academy. In this video, we are going to solve NCERT solutions of Class 7 Science Chapter 4, that is Heat. So let's begin the questions. So the question number 1 is state similarities and difference between the laboratory thermometer and the clinical thermometer. यहाँ पे आपको लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड क्लिनिकल थर्मामीटर के बीच में सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंस बताना है. So let's start the answer. So the answer for this question is the similarities between laboratory thermometer and clinical thermometer are both the thermometer measures temperature in Celsius. जो उनका मेजर रहता है थर्मामीटर का, दोनों का वो सेल्सियस में रहता है. ओके, जो उनकी यूनिट रहती है वो सेल्सियस में रहती है. सेकेंड, बोथ द थर्मामीटर्स हैव मर्क्यूरी इनसाइड देम टू मेजर टेम्परेचर्स. दोनों के अंदर जो वो लेवल चलता है ना ऊपर थर्मामीटर में, वो दोनों के अंदर मर्क्यूरी रहता है. ओके, सो दोनों में ये सिमिलैरिटीज़ है कि उनके अंदर मर्क्यूरी रहता है. थर्ड सिमिलैरिटी इज बोथ द थर्मामीटर्स हैव सेम स्ट्रक्चर एंड आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल. जो थर्ड सिमिलैरिटी है वो यह है कि लेबोरेटरी थर्मामीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर का दोनों का स्ट्रक्चर सेम रहता है, शेप सेम रहता है, और जो वो मटेरियल से बने रहता है वो भी सेम रहता है. ओके, सो यहाँ पे हमने 3 सिमिलैरिटीज़ देखी. फर्स्ट सिमिलैरिटी वॉज कि जो उनका मेजर रहता है, यूनिट रहता है दोनों का, वो सेल्सियस में रहता है. सेकेंड सिमिलैरिटी इज़ कि उनके अंदर दोनों में मर्क्यूरी रहता है. एंड थर्ड सिमिलैरिटी इज़ कि वो सेम मटीरियल से बने रहते हैं. ओके, लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड क्लिनिकल थर्मामीटर. First difference is the clinical thermometer is used to measure body temperature. That is why its range is from 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. जो क्लिनिकल थर्मामीटर रहता है वो नॉर्मली हॉस्पिटल्स में यूज़ होता है. ओके, सो क्योंकि उसका नाम ही क्लिनिकल है. ओके, क्लिनिकल मीन्स जो हॉस्पिटल में यूज़ होते हैं. सो वो हमारा बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए रहता है. सो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो ह्यूमंस का रहता है वो होता है 38 डिग्री सेल्सियस. ओके, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रहता है ह्यूमंस का वो रहता है 38 डिग्री सेल्सियस. ओके, सो अगर किसी को फीवर हुआ तो या तो टेम्परेचर कम होता है या तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है. सो जो थर्मामीटर की रेंज होती है वो 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहती है, क्योंकि इससे हमें सिर्फ ह्यूमंस का टेम्परेचर मेजर करना है या बॉडी टेम्परेचर मेजर करना है. सो इसीलिए जो क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज है वो 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस रहती है. बट द लेबोरेटरी थर्मामीटर इज़ यूज टू मेजर हाई टेम्परेचर्स. So its range is from -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस. जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है, जो कि लैब्स में यूज़ होता है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में या कहीं भी लैब्स में जो यूज़ होता है, उनका जो टेम्परेचर रहता है वो रहता है -10 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस. वी नो दैट कि जो वाटर का ही टेम्परेचर रहता है, ओके, जो बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर रहता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस. ओके, जो बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर रहता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस. तो ये हम क्लिनिकल थर्मामीटर से नहीं मेजर कर सकते. सो इसलिए लेबोरेटरी थर्मामीटर की रेंज इतनी ज़्यादा रहती है क्योंकि वो लैब्स में यूज़ होता है और उसका रेंज जो होता है वो -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है. सेकेंड डिफरेंस इज द क्लिनिकल थर्मामीटर हैज़ अ किंक नियर इट्स बल्ब बट अ लेबोरेटरी थर्मामीटर डज नॉट हैव अ किंक. जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसमें एक किंक प्रेजेंट रहता है. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो ये दिख रहा है ना, ये कंस्ट्रक्शन जो लिखी है इधर, ये एक किंक है. ओके, जो कि क्लिनिकल थर्मामीटर्स में प्रेजेंट रहता है. ये क्यों प्रेजेंट रहता है कि जैसे हमने किसी भी ह्यूमन या बॉडी टेम्परेचर को मेजर किया, ठीक है, अब वो मेजर किया तो ये जो मर्क्यूरी चलता है, ओके, जो मर्क्यूरी से जब हमें टेम्परेचर पता चलता है, जैसे ये 37 डिग्री पे मेजर हो रहा है. ओके, इस जो टेम्परेचर इसका मेजर हुआ है इस थर्मामीटर का वो है 37 डिग्री सेल्सियस. तो ये जो मर्क्यूरी है वो डायरेक्ट नीचे ना हो जाए. ओके, जो उसका टेम्परेचर है वो डायरेक्ट डाउन ना हो, वो थोड़ी देर वहाँ पे रुके रहे, इसलिए ये किंक प्रेजेंट रहता है. वेयर एज जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उनमें लैब्स में काम होता है. सो जो टेम्परेचर है उसको ऊपर नीचे होना पड़ता है. सो इसीलिए उनमें ये किंक प्रेजेंट नहीं रहता, क्योंकि लैब्स में टेम्परेचर को वेरी करना रहता है. ओके, वो चेंज होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है टेम्परेचर, जिसका हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं. सो इसीलिए लेबोरेटरी थर्मामीटर में किंक प्रेजेंट नहीं रहता. वेयर एज क्लिनिकल थर्मामीटर्स में ये किंक प्रेजेंट रहता है, ताकि जो टेम्परेचर है वो थोड़े टाइम तक रुका रहे. इसलिए जब भी कोई न्यू टेम्परेचर मेजर करते हैं तो क्लिनिकल थर्मामीटर्स को बहुत ज़ोर से शेक किया जाता है, ताकि जो मर्क्यूरी है वो वापस नॉर्मल हो जाए, नीचे चली जाए. सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 1.
So the next question is, that is question number 2. Give 2 examples each of conductors and insulators of heat. यहाँ पे आपको conductors and insulators के examples देने हैं. तो सबसे पहले you should know what are conductors and insulators. So conductors are those substance in which electricity can move or flow freely. Conductors वो substance रहते हैं in which electricity can move freely. Those substance in which electricity can flow freely. Okay, so conductors are those substance in which electricity can flow freely. Conductors वो substance होते हैं जिनमें electricity का flow freely हो पाए. Okay, जिनके through electricity flow हो पाए उनको बोलता है conductors. Whereas insulators are those substance in which electricity cannot flow. Okay, उनके through electricity flow नहीं हो सकती, उनको हम बोलते हैं insulators. So insulators are those substance in which electricity can't flow. Electricity cannot flow. ओके, सो ये थी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स की डेफिनेशन. अब हम इनके एग्जांपल्स देखते हैं. सो जो कंडक्टर्स के एग्जांपल होते हैं वो होते हैं स्टेनलेस स्टील और आयरन. ये बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं. वी हैव टू गिव ओनली 2 एग्जांपल्स हियर. सो जो 2 एग्जांपल्स हैं कंडक्टर्स के वो हैं स्टेनलेस स्टील एंड आयरन. आपने देखा होगा कि कभी अचानक से करंट लगता है, अगर आयरन को छू लें उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है. तो ओके, कूलर इज़ द बेस्ट एग्जांपल. कूलर जो होता है वो आयरन का बना रहता है. सो अगर आप उसको चलाकर थोड़ा टच कर लें तो कभी कभी हमें हल्का सा करंट लगता है. सो वो होते हैं कंडक्टर्स जिनके थ्रू करंट फ्लो होता है, जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है. वेयर एज इंसुलेटर्स आर दो सब्सटेंस जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती. सो प्लास्टिक एंड वुड आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंसुलेटर्स. प्लास्टिक एंड वुड में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती. सो प्लास्टिक एंड वुड आर एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर्स. सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3 इज फिल इन द ब्लैंक्स. यहाँ पे आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है. सो ए इज द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स. किसी भी चीज़ की हॉटनेस को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं या किससे डिटरमाइन कर सकते हैं. सो द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स टेम्परेचर. ओके, किसी भी चीज़ की हॉटनेस को हम उसके टेम्परेचर से पता लगा सकते हैं. जैसे बॉइलिंग वाटर का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस. ओके, 100 डिग्री सेल्सियस. तो ये क्या है, ये उसका टेम्परेचर है. जैसे जो ह्यूमंस का बॉडी टेम्परेचर होता है, ओके, ह्यूमंस का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो होता है 38 डिग्री सेल्सियस. तो ये क्या है, ये उनका टेम्परेचर है. सो किसी भी चीज़ की हॉटनेस को हम उसकी टेम्परेचर से पता लगा सकते हैं. बी इज टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर बाय डैश थर्मामीटर. बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर हम किस थर्मामीटर से मेजर नहीं कर सकते. सो अबाउट दिस वी हैव स्टडीड इन क्वेश्चन नंबर 1. हम क्लिनिकल थर्मामीटर से बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकते बिकॉज जो क्लिनिकल थर्मामीटर का टेम्परेचर होता है वो होता है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. वेयर एज हमने देखा कि जो बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस. तो हम ये क्लिनिकल थर्मामीटर से मेजर नहीं कर सकते. सी इज टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री डैश. जो टेम्परेचर होता है वो किस में मेजर होता है, तो मैंने यहीं पे बताया जो टेम्परेचर का यूनिट हम लिखते हैं वो होता है सेल्सियस. तो यहाँ पे क्या आएगा, टेम्परेचर इज मेजर इन डिग्री सेल्सियस. डी इज नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ. ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है जिसके लिए हीट ट्रांसफर के लिए कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती. सो रेडिएशन इज द प्रोसेस जिसमें किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती. रेडिएशन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सन. ओके, जो सन होता है उसकी जो हीट है वो बिना किसी मीडियम के ट्रैवल होती है. ओके, जो सन रेस होती हैं आपको उससे हॉट लगता है बट वो कोई भी मीडियम से ट्रैवल नहीं होती, उसमें कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती. सो रेडिएशन का बेस्ट एग्जाम्पल है सन. ई इज अ कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन कप ऑफ हॉट मिल्क. हीट इज ट्रांसफर टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ. एक कोल्ड स्टील स्पून को हमने हॉट
मिल्क में डिप करा, जो हीट है वो उसके एंड तक ट्रांसफ़र हुई, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंडक्शन। ओके, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडक्शन। कंडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच हीट इज डायरेक्टली ट्रांसमिटेड थ्रू द मटीरियल्स। सो वो कौन सा प्रोसेस है? वो प्रोसेस है कंडक्शन। कंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हीट ट्रैवल होती है थ्रू द मटीरियल्स। F is clothes of dash colors absorb more heat better than clothes of light color. कौन से clothes heat better absorb करते हैं than light colors? So dark clothes absorb more heat than light colors. जो dark clothes होते हैं वो heat को more absorb करते हैं than light colors. So this was question number 3rd. क्वेश्चन नंबर 4 इज मैच द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे मैच करने हैं, ओके, कॉलम 1 से कॉलम 2 को। सो फर्स्ट इज लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग। जो लैंड ब्रीज होती है वो कब ब्लो होती है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज लैंड ब्रीज। सो लैंड ब्रीज इज अ ब्रीज दैट फ्लोज फ्रॉम लैंड टू सी। ओके, ये ऐसी ब्रीज है, ब्रीज का मतलब होता है विंड। सो दिस इज अ ब्रीज which flows फ्रॉम लैंड टू सी। ओके, ये लैंड से सी की तरफ विंड फ्लो होती है, उसको हम बोलते हैं लैंड ब्रीज। सो लैंड ब्रीज फ्लोज ड्यूरिंग नाइट। ओके, ये कब फ्लो होती है? ये होती है नाइट के टाइम पर। सेकेंड इज सी ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग। नाउ व्हाट इज सी ब्रीज? सी ब्रीज इज जो विंड सी से लैंड की तरफ ब्लो होती है उसको हम बोलते हैं सी ब्रीज। सी टू लैंड। ओके, ब्रीज फ्लोइंग फ्रॉम सी टू लैंड उसको बोलेंगे सी ब्रीज। लैंड ब्रीज में सी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है और सी ब्रीज में लैंड का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो दिस ब्लोज ड्यूरिंग डे टाइम। ओके, सी ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग डे टाइम। थर्ड इज डार्क कलर्ड क्लोथ्स आर प्रिफर्ड ड्यूरिंग। जो डार्क कलर्स क्लोथ्स होते हैं वो कब प्रिफर हमें या कब पहनने चाहिए? सो दीज आर प्रिफर्ड ड्यूरिंग विंटर्स। डार्क कलर आर प्रिफर्ड ड्यूरिंग विंटर्स बिकॉज जो डार्क कलर्स होते हैं वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। तो समर्स में अगर आप डार्क कलर के कपड़े पहनोगे तो वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे। फोर्थ इज लाइट कलर्ड क्लोथ्स आर प्रिफर्ड ड्यूरिंग। लाइट कलर के क्लोथ्स कब प्रेफर होते हैं? सो दीज आर प्रिफर्ड ड्यूरिंग समर्स। ओके, बिकॉज ये हीट को कम एब्जॉर्ब करते हैं। सो हियर आर द आंसर्स। लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग नाइट, sea breeze blows during day, dark colored clothes are preferred during winters, and light colored clothes are preferred during summers. So this was question number 4. Question number 5 is discuss why wearing more layer of clothing during winters keep us warmer than wearing just one thick piece of clothing. विंटर्स में ऐसा क्यों है कि हम बहुत सारे कपड़े पहनने के बाद गर्म फील करते हैं वेयर एज जस्ट वन पीस ऑफ क्लोथिंग से नहीं? सो ऐसा क्यों होता है ये हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज wearing more layer of clothing keep us warm during winters because when cold air passes our clothes it gets trapped between the different layer of clothes that we have worn. विंटर्स में क्या होता है कि जब एयर चलती है, कोल्ड एयर पास होती है, सो हमने बहुत सारे लेयर्स के कपड़े पहन रहते हैं। जैसे ये 1 लेयर हो गई, ओके, ये 2nd लेयर हो गई, ये 3rd लेयर हो गई। ओके, सो जब यहाँ से बाहर से आउटसाइड से जो कोल्ड एयर है वो पास होगी, कोल्ड एयर, when cold air will blow it will get trapped between the layer of clothes. ओके, यहाँ पे जो स्पेस है क्लोथ्स के बीच में वहाँ पे ट्रैप हो जाएगी, ये इन क्लोथ से पास नहीं हो पाएगी। ओके, सो जो कोल्ड एयर है जब वो विंड्स में पास होती है तो वो हमारे लेयर्स ऑफ क्लोथ में ट्रैप हो जाती है। एज वी नो दैट एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट इट डज नॉट अलाउ द बॉडी हीट ट्रैप इन द क्लोथ्स टू escape. Hence, we feel warmer when we wear more layer of clothes. So, जो एयर रहती है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। ओके, इसका मतलब ये है कि जो हीट है वो एयर से पास नहीं हो सकती। जो एयर होती है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। इट मीन्स द हीट कैन नॉट पास फ्रॉम एयर। सो जो बॉडी हमारी हीट प्रोड्यूस कर रही है वो भी यहीं पे ट्रैप हो जाएगी और एयर उसको बाहर escape करने नहीं देगी। वो जो हीट है वो बाहर नहीं निकल पाएगी बिकॉज वो एयर में ट्रैप हो जाएगी, क्योंकि एयर जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। इट डज नॉट अलाउ हीट टू escape, वो हीट को escape करने नहीं देगी। सो इसीलिए अगर हम ज़्यादा लेयर्स के कपड़े पहनते हैं तो हमें गर्म लगता है, क्योंकि जो हीट है हमारी बॉडी की हीट है वो बाहर हमारे क्लोथ्स में से नहीं निकल पा रही, वो escape नहीं हो पा रही। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 5।
Question number 6 is, look at the figure 4.13. Mark where the heat is being transferred by conduction, by convection and by radiation. यहाँ पे आपको इस डायग्राम में बताना है कि हीट इन मेथड से कहाँ पे ट्रांसफ़र होगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशंस क्या होते हैं. सो फर्स्ट यू विल सी व्हाट आर कंडक्शन. व्हाट इज कंडक्शन? सो कंडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object. जो कंडक्शन होता है उसमें हीट का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम हॉटर एंड, ओके, हॉटर एंड टू कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई गर्म जगह से ठंडी जगह तक हीट का ट्रांसफ़र होता है, उसको हम बोलते हैं कंडक्शन. Convection is the flow of heat through a fluid from a place of higher temperature to a place of lower temperature by the movement of fluid itself. Convection जो होता है वो liquids में होता है, ओके, लिक्विड में होता है. सो जो फ्लो ऑफ हीट होगी वो कहाँ होगी? हॉटर लिक्विड से टू कोल्डर लिक्विड. जैसे कोई भी लिक्विड है, जैसे इसमें लिक्विड है तो जो नीचे का वाटर है वो जल्दी गर्म होगा. सो यहाँ की हीट ऊपर के वाटर पे ट्रैवल होगी या ट्रांसफ़र होगी. सो उसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन. जो हीट लिक्विड में ट्रैवल होती है, लिक्विड या गैस में ट्रैवल होती है, उसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन. Radiation is the mode of transfer of heat in which energy is directly transferred from one place to another. It does not need any material or medium. जो रेडिएशन होती है उसमें जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो विदाउट एनी मटीरियल होता है, ओके. ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी विदाउट एनी मीडियम और मटीरियल, उसको हम बोलते हैं रेडिएशंस. सो नाउ लेट्स सी कि इस डायग्राम में कहाँ और इन सब से एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होगी. हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन बिटवीन द स्टैंड एंड वेसल्स. जो हीट का ट्रांसफ़र होगा कंडक्शन में वो होगा इस वेसल पे और इस स्टैंड पे, ओके. क्योंकि ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, टच हो रहे हैं, सो इसीलिए जो हॉटर रीजन है उससे कोल्डर रीजन तक हीट का ट्रांसफ़र होगा. बाय कन्वेक्शन इनसाइड द बॉइलिंग लिक्विड. ऐसा आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जो कन्वेक्शन होता है वो लिक्विड या गैस में होता है. सो जो कन्वेक्शन होगा वो वाटर के अंदर होगा. बाय रेडिएशन बिटवीन द साइड्स ऑफ वेसल एंड बर्नर. जो रेडिएशन से हीट ट्रांसफ़र होगी वो साइड्स ऑफ वेसल पे होगी और बर्नर पे होगी, ओके. यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी मीडियम अटैच नहीं है इन साइड्स पे, बट हीट ट्रांसफ़र हो रही है. सो ये रेडिएशन से होगी. सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 6. So the question number 7 is, in places of hot climate it is advised that the outer wall of houses be painted white. Explain. यहाँ पे आपको बताना है कि हॉट क्लाइमेट की प्लेसेस में जो हाउसेस होते हैं उनको एडवाइस किया जाता है कि वो अपने हाउसेस पे वाइट पेंट करें. तो ऐसा क्यों है? So the answer for this question is, light color absorb less heat and reflect most of the heat that falls on them. जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी पढ़ा कि जो लाइट कलर के क्लोथ्स होते हैं वो लेस हीट एब्जॉर्ब करते हैं. तो ऐसे ही जो लाइट कलर्स होते हैं, सारे लाइट कलर्स लेस हीट एब्जॉर्ब करते हैं एंड बहुत सारी हीट रिफ्लेक्ट कर देते हैं. इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज़ एसेंशियल दैट द हाउसेज डू नॉट हीट अप टू मच फॉर द वेल बीइंग ऑफ पीपल. हेंस हाउसेस आर एडवाइज टू बी पेंटेड वाइट. जो कि प्लेसेस हैं, जो कि हॉट क्लाइमेट की प्लेसेस हैं, जैसे राजस्थान हो गया, ओके, वहाँ पे जो भी क्लाइमेट है वो हॉट क्लाइमेट रहता है. तो वहाँ के जो हाउसेस रहते हैं उनके अंदर जो लोग रह रहे हैं, अगर वहाँ के हाउसेस ज़्यादा हीट अप हो जाएंगे तो लोगों को और गर्मी लगेगी, लोगों को और हीट महसूस होगी. तो इसीलिए वहाँ के हाउसेस हैं वो एडवाइस किए जाते हैं कि वो वाइट पेंट करें, क्योंकि जो लाइट कलर्स होते हैं या जो वाइट कलर होता है वो लाइट कलर है. सो वो हीट को लेस एब्जॉर्ब करेगा और ज़्यादातर हीट को रिफ्लेक्ट कर देगा. So this was the answer of question number 7. Question number 8 is, 1 liter of water at 30 degrees Celsius is mixed with 1 liter of water at 50 degrees Celsius. The temperature of the mixture will be. यहाँ पे आपको कहा गया है कि 1 liter of water which is at 30 degrees Celsius is mixed with 1 liter of water which is at 50 degree Celsius. So इस मिक्सचर का अब टेम्परेचर क्या होगा? सो अगर आप लॉजिकली सोचो, इन दोनों को यहाँ पे मिक्स किया गया है.
सो जो टेम्परेचर होता है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो होता है। ओके, जो हीट का कंडक्शन होता है वो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होता है। जब इन दोनों को मिक्स किया जाएगा तो जो इसका हायर टेम्परेचर है वो इस तरफ फ्लो होगा। ओके, सो इसका टेम्परेचर है वो डिक्रीज होगा और इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, बिकॉज जो हीट का कंडक्शन होता है वो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होता है। ओके, सो जो 50 डिग्री सेल्सियस है उसका उसकी जो हीट है वो इस साइड फ्लो होगी, जो 30 डिग्री सेल्सियस है उसमें फ्लो होगी। सो इसका जो टेम्परेचर है वो डाउन होगा और इसका टेम्परेचर हाई होगा। सो जो टेम्परेचर इन दोनों मिक्सचर का आएगा वो इन दोनों के बीच में आएगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर डाउन होगा और इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। सो जो इन दोनों का टेम्परेचर रहेगा वो इन दोनों के बीच में रहेगा। मतलब जो इसका आंसर होगा, द आंसर विल बी, the temperature will be between 30 degree and 50 degree Celsius. Okay, so the answer will be between 30 degree Celsius and 50 degree Celsius, because जो 50 डिग्री सेल्सियस है उसका हीट जो है वो इस साइड फ्लो होगी, उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, बट कोई इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा। सो जो मिक्सचर का टेम्परेचर आएगा वो इन दोनों के बीच में आएगा। सो द आंसर विल बी बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। Question number 9 is, an iron ball at 40 degrees Celsius is dropped in mug containing water at 40 degrees Celsius. The heat will A. Flow from iron ball to water, not flow from iron ball to water or from water to iron ball. C. Flow from water to iron ball. D. Increase the temperature of both. इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन होगा? सो हमसे कहा गया है कि एक आयरन बॉल है। ओके, देयर इज एन आयरन बॉल जिसका टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, उसको एक मग या बकेट कंटेनिंग वाटर में ड्रॉप किया जा रहा है जो कि है 40 डिग्री सेल्सियस, उसका टेम्परेचर भी 40 डिग्री सेल्सियस। सो जो हीट का फ्लो होगा वो कहाँ होगा? सो वी नो दैट द फ्लो ऑफ हीट इज़ फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। जो हीट का फ्लो होता है इट इज़ फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ओके, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों का टेम्परेचर जो है वो सेम है। सो हीट का फ्लो तो होगा ही नहीं क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम है। सो द आंसर विल बी बी, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल। सो द आंसर इज बी, बिकॉज दोनों का टेम्परेचर सेम है एंड हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 9. Question number 10 is, a wooden spoon is dipped in a cup of ice cream. Its other end A. becomes cold by the process of conduction. B. becomes cold by the process of convection. C. becomes cold by the process of radiation. D. does not become cold. So यहाँ पे बताना है कि एक वुडन स्पून है जो कि डिप किया गया एक आइसक्रीम में। सो जो उसका अदर हैंड है वो क्या होगा? कोल्ड होगा बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, और इट डज नॉट बिकम कोल्ड। सो द आंसर इज डी, इट डज नॉट बिकम कोल्ड, बिकॉज यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो वुडन स्पून है। ओके, एंड वी नो दैट वुड इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, वुड इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। एंड कंडक्टर्स क्या होता है? कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंस थ्रू विच हीट फ्लोज। अब यहाँ पे हमने बोल दिया कि वुड बैड कंडक्टर है, इट मीन्स जो वुड है वो इंसुलेटर है एंड उसमें से हीट फ्लो नहीं होगी। इंसुलेटर, ओके, वुड इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इट मीन्स जो वुड है उसमें से हीट फ्लो नहीं होती। सो जो टेम्परेचर का फ्लो है वो कहीं पर भी नहीं होगा, हीट फ्लो होगी ही नहीं। सो जो वुड है वो कोल्ड नहीं होगी बिकॉज उसमें से हीट फ्लो नहीं हो रही। सो द आंसर इज डी, डज नॉट बिकम कोल्ड। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 10. Last question of this chapter, that is question number 11, is, stainless steel pans are usually provided with copper bottoms. The reason for this could be that A. Copper bottom makes the pan more durable. B. Such pans appear colorful. C. Copper is a better conductor of heat than the stainless steel. D. Copper is easier to clean than the stainless steel. सो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि जो स्टेनलेस स्टील के पैन होते हैं जिनमें आप फूड प्रिपेयर करते हो उनके जो बॉटम होते हैं वो कॉपर के बने रहते हैं। सो इसका रीज़न क्या है? सो द रीज़न विल बी सी, कॉपर इज़ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट दैन द स्टेनलेस स्टील। जो कॉपर होता है वो बेटर कंडक्टर ऑफ हीट है देन स्टेनलेस स्टील। इट मीन्स इन कॉपर द फ्लो ऑफ हीट इज़ फास्टर दैन स्टेनलेस स्टील। ओके, इन कॉपर
the flow of heat is usually faster than stainless steel. Okay, it means कि जो कॉपर है उसमें जो हीट फ्लो होता है वो फास्ट होता है, वेयर एज जो स्टेनलेस स्टील है उसमें जो हीट का फ्लो होता है वो थोड़ा स्लो होता है. मतलब जो कॉपर है वो जल्दी गर्म हो जाएगा और जो स्टेनलेस स्टील है उसको थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि उसमें जो हीट का फ्लो है वो स्लो है. सो द आंसर विल बी सी, कॉपर इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील. If you like this video, please subscribe to our channel Arrange Academy. Visit our site arrangeacademy.com for more details. Thank you.